हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज आपको यहाँ 500 MCQ जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं उसके प्रश्न लेकर आए हैं हम इस वीडियो में। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंडों को हैं। और ग्रुप डी के पेपर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं आप लोगों के, और फेज 7 भी स्टार्ट होने वाला है NTPC का जो बचा हुआ है। क्योंकि अभी प्रथम चरण के एग्ज़ाम पूर्णतः ख़त्म नहीं हुए हैं। सो आप लोग अलर्ट हो जाइए। और लगभग सभी एग्ज़ामों की डेट आ चुकी है, रीट एग्ज़ाम की भी डेट आ चुकी है। लगभग 26 सितंबर से स्टार्टिंग अब बताया जा रहा है रीट के लिए भी। तो आप आइए चैनल पर और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। देखिए, इसी के साथ अब हम क्वेश्चन देखना चालू करते हैं। हमारा आज का प्रश्न रहेगा 64। दो उत्तरोत्तर सुरंग या उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी कहलाती है। उत्तरोत्तर सुरंग, और ये सुरंग और गर्त हैं, तो उत्तरोत्तर सुरंग और उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी कहलाती है। तो ये कहलाती है तरंगदैर्घ्य। क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य, जिसको आप लोग ग्रीक भाषा लेम्डा से शो करते हो हैं। और तरंगदैर्घ्य की सिंपल सी एक परिभाषा है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। समान कला में, तरंग गति के अंदर समान कला में कंपन करते हुए या कंपन करने वाले क्रमागत दो कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, जिसे लैम्डा से शो करते हैं। ये तरंगदैर्घ्य हो गया आपका तरंग गति के अंतर्गत। अब ये एक ग्राफिकल रूप है, वो फिजिक्स में आगे की बात हो जाएगी। इस तरीके से बनता है समान कला में। जैसे ये है, ये समान कला में दो क्रमागत, ये इस तरीके से बनता है ये तरंगदैर्घ्य। तो समान कला में कंपन करते हुए दो क्रमागत कणों की बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तो ये आपके मतलब का नहीं है, क्योंकि हम यहाँ MCQs कर रहे हैं। जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर अगर ये चैप्टर आया, टॉपिक आया तरंगदैर्घ्य वगैरह, ध्वनि चालू होएगा, जब ध्वनि हम पढ़ेंगे तब मैं आपको ये समझाऊँगा। फिलहाल आप इसका आंसर देख लीजिए, तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65। पराध्वनिक जेट। जो ये पराध्वनिक जेट होते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जेट होती है, ये जो जेट, तो पराध्वनिक जेट जो होता है वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचाते हैं? तो ये आपको ओजोन, O3, ओजोन का सूत्र, ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। ध्यान रखना आप। पराध्वनिक जेट जो होते हैं वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचाते हैं? तो ओजोन परत को। और ओजोन का सूत्र O3 है आपका। किसे मापने हेतु डेसिबल की इकाई प्रयोग की जाती है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को भी मैंने ऐड किया है। कोई क्वेश्चन बहुत ईजी भी हैं। तो डेसिबल क्या है? ध्वनि की तीव्रता नापने में। क्या है इसका आंसर? अब ध्वनि नापने में तो बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर है ध्वनि की तीव्रता है। ध्वनि की तीव्रता नापने में, कहीं नापने लिखा रहता है, कहीं मापने लिखा रहता है, आप समझ जाना है क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने में। अगला क्वेश्चन देखिए। ध्वनि के स्रोत एवं परावर्तित सतह के मध्य, परावर्तित ध्वनि का जो स्रोत है, यानी जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और परावर्तित सतह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? आप देखो, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी ऐसी जगह पर गए हुए हैं जहाँ आप काफ़ी तेज़ चिल्लाते हैं, और चिल्लाने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी आवाज़ वापस रिपीट होकर आप तक आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये ध्वनि स्रोत, जहाँ से आप चिल्ला रहे थे, यानी आप स्वयं, जो आपके गले से जो साउंड निकल रहा था, और कहीं ना कहीं से वो ध्वनि टकरा के वापस आ रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी ही आवाज़ मुझे वापस सुनाई दे रही है। तो उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम, ज़्यादा तो होएगी वो, लेकिन कम से कम उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए कि हमें ऐसा महसूस हो? तो परावर्तित सतह की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। 17 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जिससे कि देखिए इसके आगे भी है, ये दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि
प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। अब प्रतिध्वनि वही है, चिल्लाने के जो बाद ध्वनि आ रही है। पूरा क्वेश्चन ये है, ध्वनि के स्रोत एवं परावर्तित सतह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? तो कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ये। अगला देखिए, वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ये होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये वायु में ध्वनि का वेग होता है आपका 332 मीटर प्रति सेकंड। आप इसको हमेशा अच्छे से याद रखना, ये चीज़ें पूछी जाती है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और पूछे जाते हैं अक्सर हैं, इसलिए इनका खास ख्याल रखना। वायु में ध्वनि का वेग इतना होता है। और लोहे में कितना होता है? लोहे में 5130 मीटर पर सेकंड, ये भी याद रख लेना इसके साथ। लोहे में या स्टील में 5130 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया आपका इतना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन टॉपिक पढ़ाएंगे जब पढ़ा देंगे। ये इंपॉर्टेंट था, या तो ये पूछता है या ये पूछता है। चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों? यानी दो व्यक्ति यदि चंद्रमा पर जाते हैं तो वो एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते। इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय की अनुपस्थिति। वायुमंडल की अनुपस्थिति। वायुमंडल ही नहीं है ना वहाँ पे वायु कहाँ है? तो माध्यम नहीं है वहाँ पर, ताकि आवाज़ को सुना जा सके। तो इस कारण वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सभी में, कि जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि का वेग आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है भाई? बढ़ता हुआ क्रम। जल, लोहा और नाइट्रोजन में तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? लोहा में होगा, फिर किस में होगा? जल में होगा, और फिर कम से किस में होगा? नाइट्रोजन में होगा। तो इसका आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो आप पहले तो एक चीज़ याद रखना, दोनों याद मत रखना, कन्फ्यूज हो जाओगे। हैं, आरोही मतलब बढ़ता हुआ, तो ऑटोमेटिकली अवरोही यानी घटता हुआ हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि का वेग बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो पहले नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कम है, यानी नाइट्रोजन से ज़्यादा कौन सा होना चाहिए? जल होगा, तो ये H2O। और इससे ज़्यादा कौन सा होना चाहिए? लोहा है, तो ये फेरस Fe है ना। इस तरीके से हो गया ये। लोहे को मैंने फेरस से लिख दिया, Fe से लिख दिया है, प्रतीक के रूप में लिख दिया है मैंने इसको। नाइट्रोजन N आपका है, ये जल H2O, और ये फेरस यानी लोहा। अब देखिए, तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तापमान का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान यदि बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, तापमान यदि घटेगा तो ध्वनि का वेग घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तापमान के घटने से क्या होता है? ध्वनि का वेग घट जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, एक ही चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। तो इसका उल्टा आप जानते ही हो, अगर तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घट रहा है तो तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ेगा फिर, है ना। यही तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? यही प्रभाव पड़ रहा है कि तापमान का वेग क्या होगा? तापमान अगर घटेगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा? वो भी घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? अब आप जानते हो कि जब हम बात करते हैं तो वायु से तो गुजर रही है, इसी कारण से हमें सुनाई में आ रहा है, और यही कारण है कि हम अपनी आवाज़ों को सुन लेते हैं, क्योंकि माध्यम वायु हो गया। चंद्रमा पे यही कारण है कि वो दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ वायुमंडल की अनुपस्थिति है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती? आप जानते हो, जल में से गुजर जाएगी, वायु में से गुजर जाएगी, लोहे में से गुजर जाएगी,
किसी भी धातु में से ध्वनि गुजर जाएगी, क्योंकि आप मारते हो तो उसमें से आवाज़ आती है। लेकिन एक चीज़ है निर्वात, जहाँ वायु की अनुपस्थिति है, हैं, जहाँ वायु नहीं है वो निर्वात हो गया। तो ये निर्वात, निर्वात की निर्वात माध्यम से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ठीक है ना। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया कि निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपने डॉक्टर साहब के पास गए होंगे तो गले में जो लटका कर बैठते हैं और आप कहते हो कि मुझे खांसी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर वो बोलते हैं लंबी सांस लो, फिर इस तरह से चेक करते हैं, वो आपके पीठ के पीछे भी लगाते हैं, इधर चेस्ट पे भी लगाते हैं। तो उससे क्या, वो क्या कर रहे हैं, वो इधर सुन रहे हैं वो, और सुनेंगे कब, जब ध्वनि आएगी। और ध्वनि आएगी किस तरह से, परावर्तन से। तो ये क्या कहना चाहता है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप, तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। लिख दो भाई, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, है ना। इतने तरीके से समझा रहा हूँ आपको मैं। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर, उसको हर आदमी भी नहीं सुन सकता उसको, उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। जैसे आप लोग किसी काम का प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको उसका अनुभव हो। तो वो भी एक अनुभव है। जब बार बार आप किसी धड़कन को सुनेंगे, किसी चीज़ को सुनेंगे, किसी की, अब जैसे जुकाम हो रहा है तो उसकी जो उसके अंदर ध्वनि सुनाई देगी, वो कसाहट सी, खराश टाइप में, एक अजीब सा क्लियर साउंड नहीं आएगा। तो वो तो डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे, है ना, क्योंकि हम लोगों ने तो कभी सुना नहीं। लेकिन वो ध्वनि की ही आवाज़ सुनते हैं, उससे ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर ही वो कार्य करता है स्टेथोस्कोप जो होता है। ठीक है, तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एकॉस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है। शायद आप में से अभी तक 98% स्टूडेंट ने इसको पढ़ा भी नहीं होगा। ईमानदारी से बता दो वीडियो पॉज करके अगर पढ़ाए तो, कमेंट्स बॉक्स में। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। दिस इज क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशंस इन फ्यूचर। आपके भविष्य में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा ध्वनि। ध्वनि का अध्ययन यानी साउंड, ध्वनि का अध्ययन, साउंड है SOUND। ठीक, एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए आप, ये ध्वनि का अध्ययन हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं होती है। हैं, तो आप बताइए ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं होती है। तो देखिए ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं होती है। तो पहले तो ये सुन लो कि ध्वनि तरंगों में घटना कौन सी होती है। तो विवर्तन होती है, विवर्तन की जो घटना होती है वो ध्वनि में होती है। और विवर्तन क्या होता है कि एक प्रकार का जो तरंग दैर्घ्य होता है 1 मीटर कोटि का, और जब उसी समान कोटि का तरंग दैर्घ्य जब गति करता है और उसके बीच में कोई अवरोध आ जाता है समान 1 मीटर का या उससे ज़्यादा का, तो वो ध्वनि क्या करती है, उस अवरोध के कोने से मुड़ जाती है, और उस कोने से मुड़ के ही उसका आगे बढ़ना विवर्तन कहलाता है। तो इसमें विवर्तन की घटना होती है ध्वनि में। इसी कारण से कोई घर के पीछे से भी आवाज़ दे रहा होता तो हमें आवाज़ क्यों सुनाई देती है, वो तो रुक जाना चाहिए था उधर ही। लेकिन वो साउंड जो ध्वनि है वो क्या होती है, कोनों से मुड़ते हुए हम तक पहुंच जाती है वो, तो विवर्तन की घटना होती है। तो इसमें कौन सी घटना नहीं होती है पूछ रहा है, तो ध्रुवण की घटना नहीं होती है। ध्रुवण है, ध्रुवण की घटना। तो ये ध्रुवण की घटना जब यहाँ नहीं होती तो कहाँ होती होगी, ये प्रकाश में होती है ना, ध्रुवण की घटना। तो ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं होती, ध्रुवण की घटना। और होती कौन सी है, विवर्तन की घटना।
बात आ रही है आपके समझ में? कह रहा है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो तारत्व किस पर निर्भर करता है? ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर। अब जब तारत्व अधिक होगा तो आवृत्ति अधिक होगी, और जब आवृत्ति अधिक होगी तो ध्वनि पतली होगी, श्रील। और जब ये तारत्व कम होगा तो आवृत्ति कम होगी, और आवृत्ति कम होगी तो ध्वनि भारी होगी, ग्रेव हैं। तो इस तरह से आपका ध्वनि तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि का कारण होता है। प्रतिध्वनि का कारण होता है। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है भाई? प्रतिध्वनि इको का कारण होता है? तो क्या कारण होता है? परावर्तन का, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। क्या होता है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ध्वनि तरंगों का परावर्तन है, ये आपके प्रतिध्वनि का कारण होता है। प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन ही प्रतिध्वनि कहलाता है ना। तो ये आपके इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न आज की वीडियो में समाप्त हुए हैं, और आप इनकी अच्छे से तैयारी करें। ये समझाते हुए मैं आपको पढ़ाता हूँ, जहाँ समझाने की ज़रूरत है वहाँ समझाता हूँ, और जो डायरेक्ट आंसर फॉर्म है वो मैं डायरेक्ट करा देता हूँ। और इसी चैनल पर आपके साइंस को डिटेल से ही पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके, फिर या तो इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक लेके या आपके MCQs आगे के लेके। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।